साहब का जो किताब था वो पढ़ा, तो पढ़ने के बाद इनका जो मन बदल गया। उसके बाद इन्होंने घर वालों को बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, घर वालों ने कहा इसका लग रहा है दिमाग खराब हो गया। शादी को मना करा भाई, क्योंकि जिम्मेवारी थी ना पर उसके ऊपर सबसे बड़े थे। बाबा साहब की बुक्स वगैरह पढ़ते रहते थे। तो दादी जी को उन्होंने समझाया कि माँ लौट जा, मैं घर नहीं आऊँगा। मैं जिस रास्ते पे चल पड़ा हूँ वो बड़ा मतलब कांटों भरा रास्ता है। तो दादी जी बता रहे थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। पागलों की तरह बुक्स पढ़ता रहता था। बोला कि इन किताबों में बहुजनों को सत्ता के तक पहुंचने का रास्ता लिखा है, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। दादाजी एक्सपायर हुए तो गए वो घर? दादाजी एक्सपायर हुए तो मतलब गए नहीं हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। इस समय जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। 26 नवंबर है आज और संविधान दिवस है। देश का बहुजन समाज, देश का SC/ST माइनॉरिटी समाज वो संविधान दिवस मनाता है। ऐसे में मान्यवर काशीराम जी के भतीजे इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और जानेंगे उनसे कि काशीराम जी का क्या संघर्ष था। आखिर घर में कभी मुलाकात होती थी या नहीं होती थी, क्योंकि जो शख्स बहुजन समाज के दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जिन्होंने घर छोड़ दिया था, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, उनके दिमाग में सिर्फ उनका एक ही मकसद था बहुजन समाज को सत्ता तक कैसे पहुंचाया जाए, और वो चाबी जिसकी बात बाबा साहब भी करते थे। जी, तो क्या कहेंगे सर, कैसे थे काशीराम जी? सबसे पहले तो जस्टिस टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल के दर्शकों को जय भीम नमो बुधाय। मैं भतीजा बलविंदर सिंह साहब श्री काशीराम जी, पंजाब रूपनगर से। सबसे पहले उनके जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। साहब काशीराम जी परिवार में सबसे बड़े थे। पिताजी उनका नाम हरी सिंह, माता जी का नाम बिशन कौर था, और वो 3 भाई थे, 4 बहनें थी। और उन्होंने कॉलेज से, रोपड़ के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से 1955 में BSc किया। BSc करने के बाद वो देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ पे उनको जो नौकरी था वो पैकेज पे था, उनका वहाँ मन नहीं लगा। तो उन्होंने फिर दूसरा टेस्ट दिया डिफेंस का, जहाँ पे उनको पूना में DRDO डिफेंस में फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय, उसमें अधिकारी में, वो साइंटिस्ट में वो उनको नौकरी मिला। लेकिन वहाँ पे जब उनको वहाँ बाबा साहब के जो जयंती थी और महात्मा बुद्ध की जयंती थी, उनको छुट्टी को लेकर विवाद हो गया था। वो जो मनुवादी किस्म के मानसिकता रखने वाले लोग थे वो नहीं उनकी छुट्टी, बाबा साहब की छुट्टी काटना चाहते थे। लेकिन जब साहब काशीराम जी देहरादून में काम करते थे, तब भी वहाँ उनके साथ जो एक कर्मचारी काम करता था ना, जलंधर का था, पंजाब का। जिस दिन बाबा साहब एक्सपायर हुए वो पूरी रात सोया नहीं था, जागता रहा। तो वहाँ पे भी साहब ने उनसे पूछा कि भाई क्या थे वो बाबा साहब, वो जानते नहीं थे ना। आप दीनाबाना वाल्मीकि की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, दीना उससे पहले देहरादून में। अच्छा, पंजाब का था एक, मेरा उनको नाम नहीं याद है, लेकिन पंजाब का जलंधर का था। वो पूरी रात सोया नहीं था। तो वहाँ पे भी उस साहब ने जब देखा कि भी बाबा साहब को मतलब बारे में इतना चिंता करने वाले लोग हैं, तो जब वहाँ गए, पूना में गए, तब भी वहाँ दीनाबाना जी संघर्ष कर रहे थे। तो संघर्ष करते उनको लगा कि भाई जहाँ भी जाता हूँ, यहाँ देहरादून से अब महाराष्ट्र में आ गए, जहाँ पे भी उनको बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तू बाबा साहब के बारे में क्या जानता है। तो पहले तो उन्होंने जब उसके बारे में, छुट्टी के बारे में साहब के पास गए, क्योंकि साहब फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय थे, उनको पता नहीं था कि ये हाई कास्ट का होगा। ऊंचे लंबे कद के थे, गोरे चिट्टे थे। तो साहब ने मतलब एक पंजाब से जब चिट्ठी गया ना कि रामदासी सिख, तो उसको विश्वास हो गया जो तो हमारा ही भाई है। तो वो हाल मदद के लिए साहब के पास गया। साहब ने उसको मतलब जड़ के भगा दिया कि भाई तुम लोग ऐसे ही हो, बिक जाते हो, हैं, खट टिकने वाले नहीं हो। तो दीनाबाना जी को फिर लगा कि भाई ये हेल्प नहीं करनी थी तो वो बात अलग है, लेकिन साहब ने हमें डांट के भगा क्यों दिया। तो वो इस बात से पूछने के लिए दोबारा फिर चले गए साहब के पास। तो जब साहब ने उनको दोबारा देखा कि ये फिर आ गया, तो मुस्कुराने लगे उसको देखकर। तो उसको बैठाया पास में कि भाई दीनाबाना बैठ जा, उसको चाय चूय पिलाया। साहब ने उसको बोला कि भाई मैंने तेरे को डांटा तो फिर आ गया,
बोला कि साहब मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं आपने मेरे को डांटा, हेल्प नहीं करनी वो अलग चीज़ थी, वो आपने डांटा क्यों? तो साहब ने उनको जवाब दिया कि मैं ये परखना चाहता था, आपको देखना चाहता था कि आप टिकने वाले हो कि बिकने वाले हो, खड़ने वाले भी हो। तो बोला कि मेरे को अब विश्वास हो गया कि आप सच्ची लड़ाई लड़ने वाले हो बाबा साहब के पक्ष में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी खर्च होगा मैं करूँगा। तो साहब ने उस समय उन 500 का नोट अपनी जेब से निकाला, उसको दे दिया। तो वो केस उन्होंने जीता भी है। तो जो छुट्टी था बाबा साहब की जयंती का, वो मतलब बहाल हो छुट्टी हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो जो लड़ाई है, जो छोटे लेवल के लड़ने वाली नहीं है, इसको पूरे जो जो बहुजनों का आंदोलन है वे पूरे देश पर लड़ना, इनको तैयार करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने सोचा फिर कि नज़र नहीं आ रहा कुछ, तो जैसे उन्होंने फिर सोचा कि जो बाबा साहब ने कहा था ना आगरा में कि मेरे को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो उनको लगा कि इस उसमें मैं भी कुछ दोषी हूँ कि हम भी पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन उनको जो मिशन था, कारवा था, उनको आगे नहीं बढ़ा रहे। फिर परिवार में से जो उसमें नौकरी कर रहे थे, तो दादी माँ ने, जब पिता जो हमारे दादाजी थे, उन्होंने सगाई कर दिया। तो सगाई हो गया, फिर इधर से इन्होंने बाबा साहब का जो किताब था वो पढ़ा। तो पढ़ने के बाद इनका जो मन बदल गया, तो मन बदलने के बाद जब घर गए पंजाब में, तो उनके साथ इनके कुछ साथी थे पंजाब में, जाट भी थे, तो ब्राह्मण भी जाति के भी थे। तो उनसे मतलब सलाह मशवरा करने के लिए ये सतलुज नदी के किनारे पहुँचे। उनको बताया कि भी एक तरफ तो मेरे ये परिवार वाले मेरे को बंधन में बांधना चाहते हैं शादी के में, और दूसरी तरफ जो मिशन है हमारे महापुरुषों का कि इसको कैसे आगे चलाना है। तो जिनके साथी थे, इनके क्लासमेट थे, उन्होंने कहा कि कांशीराम आपको एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा, या तो शादी करके फिर घर बसा लो, या फिर समाज की सेवा कर लो। तो इन्होंने कहा कि अब समझ में आ गया, अब मैं मतलब उनको कहा नहीं कुछ के, लेकिन अब मैं एक ही रास्ता चुनूँगा, ये बोल दिया। तो उसके बाद इन्होंने घर वालों को बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा, हैं। तो घर वालों ने कहा कि इसका तो जैसे पहले बोलते थे ना, जब ऊंची जाति वाले बोलते थे तब दादाजी को, क्या भाई कांशीराम को ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, जब कॉलेज में भेजा कि पढ़ लिख के ये डीसी थोड़ी लग जाएगा, चाचा वो थोड़ी लग जाएगा। तो उनको लगा कि अब इसका, जैसे बुजुर्ग सोचते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है, बोला कि इसका मतलब मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, घर वालों ने कहा इसका लग रहा है दिमाग खराब हो गया, शादी को मना करा, क्योंकि जिम्मेवारी थी ना पर उसके ऊपर, सबसे बड़े थे, और सबसे बड़े होने के नाते खर्च चलाना था। तो साहब ने बोला कि नहीं भी, तो दादाजी ने बोला कि भाई मैं तो मना कर नहीं सकता उसको, लड़की वालों को, क्योंकि लड़की उस समय जो कांग्रेस का एमएलए था ना पंजाब में, मूला सिंह, उसकी लड़की थी, तो उसको जवाब देना भी बड़ा मुश्किल था। तो दादाजी ने कहा कि भाई मैं तो उनके पास जाऊंगा नहीं, तो खुद ही जा जवाब देने के लिए। तो साहब फिर खुद ही गए, उनको समझाया कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा कभी लड़की को। उनके घर वालों को बोला कि इसका घर कहीं और बसा दो, और यदि मैंने शादी किया तो मैं आप लोगों का गुनाहगार होऊंगा। तो ये बात बोले, वो समझ गए कि भी ये शादी करना नहीं चाहता, तो हमें क्या दिक्कत है। इसने पहले ही बता दिया, बाद में वो तो बोल छोड़ता तो बुरा हो जाता ना। तो वो छोड़ बता के जो फिर पूना आ गए। तो पूना आने के बाद दादाजी ने दादी जी को बोला कि भाई शायद मान जाए, कोई बात हो जाए, उसको फिर जाके मना ले कि कोई किसी बात से खफा हो गया हो। तो दादी जी 15-20 दिन वहाँ पूना में इनसे मिली, तो जो बाबा साहब की बुक्स वगैरह पढ़ते रहते थे। तो दादी जी को उन्होंने समझाया कि माँ लौट जा, मैं घर नहीं आऊँगा, मैं जिस रास्ते पे चल पड़ा हूँ वो बड़ा मतलब कांटों भरा रास्ता है। तो दादी जी बता रहे थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, पागलों की तरह बुक्स पढ़ता रहता था। बोला कि इन किताबों में बहुजनों को सत्ता के तक पहुंचने का रास्ता लिखा है, मैं वो ढूंढ रहा हूं। दादी जी वहाँ से आ गए, तो फिर इन्होंने पता नहीं चला कि इनका के कम से कम 20 वर्ष पता नहीं चला कि कांशीराम जी कहाँ पे है। तो फिर एक हमारे फूफा जी थे, उनका जो भाई था वो रोडवेज में एम्प्लाई था, तो उनका बाम सेव का कोई वहाँ था दिल्ली में प्रोग्राम था। तो
वहाँ पे उसने देखा कि नाम लिखा था कि भाई कांशीराम जी यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो उसने पहचान लिया। तो फूफा जी को बताया कि भाई अभी तो वो जो आपका साला है, साला साहब है, वो जिंदा है। तो वो घर वालों को बताया, घर वालों फिर इनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँचे। जब मिलने के लिए पहुँचे फिर साहब ने तो जो वो रखा था कि मैं भी घर नहीं जाऊँगा, मिलना है तो आप लोग मेरे को किसी कॉन्फ्रेंस में जाके मिल सकते हो। तो उसके बाद फिर दादाजी भी एक्सपायर हो गए। घर वालों ने उनको मैसेज, दादाजी एक्सपायर हुए तो गए वो घर? दादाजी एक्सपायर हुए तो मतलब गए नहीं हैं। तो बाम शिव के कुछ जो कर्मचारी थे, समझदार थे, तो उन्होंने समझाया कि भी साहब जो आप कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि समाज को इसमें गलत कल को मैसेज आएगा कि कांशीराम जी अपने पिताजी की जब मृत्यु हुई उस पर भी नहीं गए तो समाज के साथ उनका क्या नाता है। तो जब ये बात उनको, एक हमारे फ्लोर का था बामसेव का, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसने बोला कि भी मैंने बोला, लेकिन बामसेव के जो ज़्यादा करके कार्यकर्ता थे वो साहब से बात करने से भी डरते थे। साहब बोलता जो मैंने बोला वो सही है, मैं दोबारा बात नहीं करूँगा इस पर। तो बोला कि मैंने समझाया कि भी आपको जाना चाहिए। तो जब ये उनको लगा कि भी हाँ, मैं जो मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है संस्कार पे जाना चाहिए, तो उस समय वो अम्बाला तक पहुंच चुके थे। तो घर वालों को उन्होंने बोल दिया था कि आप उसको संस्कार कर दो, मैं नहीं आऊँगा। तो जो कार्यकर्ता था उसके समझाने के बाद फिर वो दूसरे दिन घर पे लौटे, और जब जो जैसे अंतिम रस्म करते हैं ना, अंतिम अरदास करते हैं, उस पर वह जरूर आए थे। तो दादी माँ ने फिर उनको बोला था, जैसे ताऊ जी को बोला कि भी अब जो जिसने तेरे को बोला था कि शादी से मना किया था ना, दादी जी ने गुस्से में उनको बोल दिया था कि भी शादी नहीं करनी तो मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना, कि बेटा अब तो जो जिसने तेरे को बोला था ये कि भाई मेरे को शक्ल मत दिखाना, अब तो वो भी जिंदा नहीं है, अब तो घर आ जाया कर। तो 1982 के बाद फिर वो उन्होंने मेरे हिसाब से घर जाना शुरू किया, घर आना जाना शुरू कर दिया। पहले वो कभी उसके बाद फिर बीएसपी पार्टी बनी। हाँ, 84 में बीएसपी पार्टी बना। तो फिर ऐसे घर वालों का मुलाकात होता रहा, क्योंकि उन्होंने समाज के साथ प्रॉमिस किया था, 2-3 प्रॉमिस, 3 प्रॉमिस किया था, जिस पे वो अंतिम सांस तक उन्होंने वो अपना वादा समाज के साथ निभाया। पहली बात उन्होंने प्रॉमिस किया समाज के साथ कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं घर नहीं बसाऊंगा। ऐसे नहीं कहा कि मेरा परिवार नहीं होगा, मैं मतलब घर नहीं बसाऊंगा, जब शादी नहीं करेगा तो घर नहीं बसाऊंगा। दूसरा उन्होंने प्रॉमिस किया समाज के साथ कि मेरे नाम से कोई ज़मीन जायदाद या बैंक बैलेंस नहीं होगा। उनके नाम से आज तक ना 1 इंच ज़मीन जायदाद है, ना और उनके पास बैंक बैलेंस 1 भी रुपया था। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैं समाज के लिए जीऊँगा और समाज के लिए मरूँगा। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक जो समाज के साथ जो तीनों प्रॉमिस किया था वो निभाया, और आज जो समाज जागृत हुआ, मैं समझता हूँ उनके जो रास्ते पर, महापुरुषों के रास्ते पे चले जाए, उनकी वजह से हुआ है। और आज यदि मैं भी कुछ लोगों के साथ जुड़ा हूँ, अपने बहुजन समाज के साथियों के साथ जुड़ा हूँ, मुझे भी गर्व है कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूँ जिसने के सदियों से दबे हुए कुचले लोगों को, मतलब पीड़ित लोगों को चलने का, सही रास्ते पे चलने का रास्ता दिखाया। क्योंकि वो इस बात से चिंतित रहते थे कि मेरा समाज बिकने वाला समाज है। वो अपने बहुजन समाज के लोगों को ना बिकने वाला समाज बनाना चाहते थे, क्योंकि यदि हमारा समाज ना बिकने वाला समाज बन गया तो मैं समझता हूँ कि इस देश की शासन सत्ता इनके हाथों से दूर नहीं है। देखिए, ये काशीराम जी के भतीजे बलविंदर जी पंजाब से, तमाम बातें आपने सुनी किस तरीके, आखिर बहुत बड़ा संघर्ष रहा है मान्यवर काशीराम जी का बहुजन समाज को इंसाफ दिलाने के लिए और उनके तमाम हक अधिकार दिलाने के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।